दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेपाल में हुए विद्रोह की, जेनजी की क्रांति। जी हाँ, जेनजी वो लोग कहलाते हैं जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए। काठमांडू की सुबह हमेशा की तरह धुएं से ढकी थी। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाओं में शहर धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानदार शटर खोल रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और लोग अपनी अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में लग चुके थे। लेकिन इस सुबह कुछ अलग था। रेडियो और टीवी चैनलों पर एक ही खबर गूंज रही थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला कर लिया था। यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब बंद, तुरंत प्रभाव से। ये शब्द जैसे पूरे नेपाल पर बिजली बनकर गिरे। पहली प्रक्रिया हंसी थी। लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि आज की दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब वाकई उनके मोबाइल स्क्रीन पर दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड लिखा आने लगा, तब गुस्सा उबाल खा गया। असल में यह सिर्फ सोशल मीडिया का मामला नहीं था, यह तो उस लावा का ढक्कन था जो बरसों से जनता के दिलों में दबा हुआ था। सालों से लोग देखते आए थे कि नेता और उनके बच्चे किस तरह आलीशान बंगलों में रहते हैं। संसद में बैठने वाले सांसदों की गाड़ियों का काफिला, उनके बच्चों की विदेशी यात्राएं, उनकी पार्टियों की तस्वीरें सब सोशल मीडिया पर घूमती रहती थीं। दूसरी तरफ वही सोशल मीडिया गरीब नौजवान की आहट भी थी। कोई लड़का गाना गाकर अपना टैलेंट दिखाता था, कोई लड़की पढ़ाई का ट्यूटोरियल देती थी। किसी के लिए यही रोजगार था और अब वही रास्ता सरकार ने बंद कर दिया। लोग कहते, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे खेत सूखे पड़े हैं, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में शराब की नदियां बहाते हैं। हम टैक्स देते हैं और ये टैक्स उनके बच्चों की कारों पर खर्च होता है। और फिर आया 8 सितंबर का काला दिन। कॉलेज और स्कूलों से क्लास छोड़कर छात्र सड़क पर आने लगे। पोस्टरों पर लिखा था, हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। काठमांडू के त्रिपुरेश्वर चौराहे पर हजारों युवा जमा थे। वे गा रहे थे, नाच रहे थे और अपने मोबाइल कैमरों से लाइव भी कर रहे थे। माहौल उत्सव जैसा था। तभी पुलिस की गाड़ियां आईं, पहले लाठियां चलीं, लोग चिल्लाए, भागे और फिर अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजी। धुएं और अफरा तफरी के बीच दर्जनों नौजवान जमीन पर गिर पड़े। खून से भीगी जमीन, छात्रों का रोना और उनकी चीखें, पूरा नेपाल दहल उठा। 19 से 20 नौजवानों की लाशें पूरे आंदोलन की चिंगारी बन गईं। अब जनता का सब्र टूट चुका था। अगले ही दिन काठमांडू की सड़कों पर भीड़ का सैलाब उमड़ा। पहले संसद भवन पर हमला हुआ। आग की लपटों में संसद के गुंबद से उठता धुआं पूरे शहर में फैल गया। फिर राष्ट्रपति भवन पर पत्थर फेंके गए। प्रधानमंत्री आवास पर भीड़ घुस आई। मंत्रियों के घर जला दिए गए। टीवी चैनलों के दफ्तर तहस नहस कर दिए गए। सरकारी फाइलें, कारें सब राख में बदल गईं। लोग सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं थे, वे पकड़ पकड़ कर मंत्रियों को पीटने लगे। काठमांडू की गलियों में दौड़ते हुए नेताओं के कई वीडियो वायरल होने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा की पत्नी भी इस आगजनी की भेंट चढ़ गई। यह घटना जनता के गुस्से की गहराई दिखाती थी। अब कोई रुकावट, कोई डर शेष नहीं बचा था। प्रधानमंत्री ओली को गुपचुप तरीके से एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर निकाला गया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सत्ता, संसद, संविधान सब जलकर राख हो गए थे। नेपाल अब सिस्टम के बिना खड़ा था। सड़कों पर सिर्फ भीड़ थी और दीवारों पर एक ही नारा लिखा था, हमें नया नेपाल चाहिए। इस आंदोलन की सबसे अनोखी बात यह थी कि ये जेनजी की क्रांति थी। 14 से 28 साल के युवाओं ने यह सब किया। वही पीढ़ी अब तक जिसे बड़े लोग मोबाइल में गुम कहकर नकारते थे, उसने साबित कर दिया कि अगर उनकी आवाज दबाई जाए
तो वही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए दुनिया भर के अखबारों ने इसे जेन ज़ी रिवॉल्यूशन के नाम से पुकारा। नेपाल में जो हुआ उसकी गूंज बांग्लादेश और इंडोनेशिया से भी जुड़ी है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को जनता के गुस्से से भागना पड़ा था और ऐसा ही इंडोनेशिया में संसद को जलाया गया क्योंकि सांसद अय्याशी में डूबे हुए थे। और अब नेपाल, जहां सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ आंदोलन भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ क्रांति में बदल गया। नेपाल का यह विद्रोह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, बल्कि बाकी उन सारे देशों को भी इससे सीख लेनी चाहिए जहां पर बेरोजगारी है, जहां के नेता के बच्चे अय्याशी करते हैं, जहां सोशल मीडिया पर कंट्रोल की बातें होती हैं। नेपाल की सड़कों से उठकर धुआं एक संदेश देता है कि अगर सरकारें युवाओं की आवाज़ दबाएंगी, अगर नेताओं का परिवार ऐश करेगा और आम जनता भूख से मरेगी, तो लोकतंत्र हमेशा के लिए नहीं टिकेगा। नेपाल की कहानी बताती है कि क्रांति कभी अचानक से नहीं होती, वो धीरे धीरे लोगों के दिलों में पनपती है और जब वक्त आता है तो वो सब कुछ बहा ले जाती है। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि पूरा तंत्र। तो दोस्तों, नेपाल में हुई इस क्रांति के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।